नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में हम उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित 125 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और कोशिश करिएगा कि आपके 100 से ज्यादा प्रश्न सही हों। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न बिना समय गंवाए। पहला प्रश्न पूछा गया है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? दिल्ली में, नागपुर में, मॉरिशस में या लंदन में? आपको बताना है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा इसका नागपुर में। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था, जो कि 10 से 12 जनवरी के बीच 1975 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 2 है, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? इनमें से कौन सा सही शुद्ध रूप में लिखा गया है? से उत्तर है इसका ऑप्शन बी, दोनों ज आधा रहते हैं उज्ज्वल शब्द में। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द की शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध रूप में लिखा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? विबुध, शक, क्षण प्रभा या कासार? आपको बताना है इनमें से सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। से उत्तर हो जाएगा इसका क्षण प्रभा। सौदामिनी बिजली को कहते हैं और इसका एक पर्यायवाची क्षण प्रभा है। चपला भी कहते हैं, चंचला कहते हैं, विद्युत कहते हैं, दामिनी कहते हैं, तड़ित कहते हैं और विजुरी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, ध्यान मग्न में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या बहुव्रीहि? ध्यान मग्न में कौन सा समास है? से उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ध्यान मग्न में तत्पुरुष समास होगा, ध्यान में मग्न अधिकरण तत्पुरुष होगा। प्रश्न संख्या 6 है, नरसिंह में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय या द्विगु समास? नरसिंह में कौन सा समास है? राइट आंसर हो जाएगा इसका कर्मधारय समास। नरसिंह में कर्मधारय समास होगा और विग्रह होगा नर है जो सिंह के समान। प्रश्न संख्या 7 देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है? सम्राट, सम्राटी, वीरांगना, वारांगना, गोप, गोपिनी, सुलोचन या सुलोचना? इनमें से कौन सा लिंग की दृष्टि से शुद्ध रूप है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुलोचन का सुलोचना स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दृष्टि से सही है। सम्राट का स्त्रीलिंग साम्राज्ञी होता है। इसके अलावा वीर का स्त्रीलिंग वीरांगना होता है और गोप का स्त्रीलिंग गोपी होगा। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, सब पेड़ में सब किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, परिमाण बोधक या निश्चित संख्यावाचक? सब पेड़ में सब शब्द जो है यह किस प्रकार का विशेषण है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। प्रश्न संख्या 9 है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। भाषा की यह परिभाषा किसकी है? आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा, डॉक्टर मंगल देव शास्त्री, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना या श्याम सुंदर दास? जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं और यह परिभाषा जो है बाबूराम सक्सेना जी द्वारा दी गई है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं, कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? राइट आंसर हो जाएगा इसका पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौरवी यानी कि खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली,
कन्नौजी, हरियाणवी जिसे बांगरू भी कहते हैं आती हैं। इसके अलावा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती हैं और राजस्थानी के अंतर्गत पश्चिमी राजस्थानी जिसे मारवाड़ी कहते हैं, पूर्वी राजस्थानी जिसे जयपुरी कहते हैं, उत्तरी राजस्थानी जिसे मेवाती कहते हैं, दक्षिणी राजस्थानी जिसे मालवी कहते हैं और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुमायूनी और गढ़वाली नेपाली आती हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 11 को देखिए, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ या कंठोष्ठ्य? ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, कंठोष्ठ। ओ और औ कंठोष्ठ वर्ण कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 14 सितंबर 1949 को या 14 सितंबर 1950 को? किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया था और इसी तिथि की स्मृति में हर साल हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, लेकिन 26 जनवरी 1950 को यह मान्य हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है वह लिपि कौन सी है? आसान सा प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। प्रश्न संख्या 14 है, मेरो सब पुरुषार्थ थाको किस भाषा की पंक्ति है? अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा या मैथिली? राइट आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा, यह ब्रजभाषा की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 15 है, अजियो तरोना ही रहियो श्रुति सेवक एक रंग में कौन सा अलंकार है? श्लेष, रूपक, उपमा या उत्प्रेक्षा? सही उत्तर हो जाएगा इसका श्लेष अलंकार। अज्यो तरियोना ही रहियो श्रुति सेवक एक रंग में श्लेष अलंकार होगा। और अगर श्लेष अलंकारों में इसके भेद की बात करें तो सभंग पद श्लेष इस पंक्ति में होगा। अगर बात करें यहाँ पर जो तरियोना शब्द है इसके दो अर्थ निकलते हैं। एक तरियोना यानी कि स्वर्ग में स्थान प्राप्त नहीं किया, तरियोना। ठीक है। और एक जो है यह एक कान का आभूषण होता है जिसे कर्णफूल भी कहते हैं। ठीक है। तो दो यहाँ पर दो अर्थ हो गए। और यहाँ पर यह जो श्रुति शब्द है इसके भी दो अर्थ होते हैं। पहला होता है कान और दूसरा अर्थ है वेदों की सेवा करना यानी कि उसे सुनना। ठीक है। इस तरह से यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। आशा है आपको समझ में आया होगा। प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। अधर धरत हरि के परत ओठ दीठ पट ज्योति हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? विभावना, विशेषोक्ति, अतद्गुण या तद्गुण? राइट आंसर हो जाएगा इसका तद्गुण अलंकार। इन पंक्तियों में तद्गुण अलंकार होता है। तद्गुण अलंकार कब होता है? जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के संपर्क में आकर उसके गुणों को ग्रहण कर लेती है अथवा उसी के समान हो जाती है तो वहां पर तद्गुण अलंकार होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान तू मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समान। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? श्लेष, रूपक, यमक या उपमा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यमक अलंकार। यहाँ पर दो शब्द समान शब्द आए हैं, उर्वशी और उर्वशी, लेकिन दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। पहले का उर्वशी का अर्थ है हृदय में बसना, और यानी हृदय में बसना, और दूसरे का है उर्वशी एक अप्सरा। तो यहाँ पर दो अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा वार्णिक छंद है? छप्पय, सोरठा, उपेंद्र वज्रा या रोला? इनमें से कौन सा वार्णिक छंद है? राइट आंसर हो जाएगा इसका उपेंद्र वज्रा एक वार्णिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, गर्भ करहु रघुनंदन जनि मह माह देखहु आपनु मूरत सिय के छाह में कौन सा छंद है? वल्वे, सवैया, सोठा या दोहा?
राइट आंसर हो जाएगा इसका वर्वे। इन पंक्तियों में वर्वे छंद है। वर्वे अवधि का निजी छंद माना जाता है और यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में यानी कि प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं और सम चरणों यानी कि दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। प्रश्न संख्या 20 देखिए, इंद्रवज्रा के एक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 11, 12, 13 या 14? इंद्रवज्रा छंद के एक चरण में कितने वर्ण होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा इसका 11 वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 21 है, आलंबन और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य क्या कहलाते हैं? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या अस्थायी भाव? आलंबन और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य क्या कहलाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुभाव कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22 है, नाट्य के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8, 9, 10 या 11? नाट्य के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? सही उत्तर हो जाएगा इसका 8। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक के संदर्भ में 8 रस माने हैं भरत मुनि ने। संख्या 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता है? कार्य, पताका, प्रकरी और विषादांत? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विषादांत। बात करें अर्थ प्रकृतियों की तो ये इनकी संख्या 5 है और ये है बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य। इन्हें याद रखिएगा, हमेशा ही परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। प्रश्न संख्या 5 है, भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? 10, 5, 3 या 7? भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 10। भरत मुनि ने गुणों की संख्या 10 मानी है, जिनमें श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद सौकुमार्य, अर्थ शक्ति, उदारता और कांति आती हैं। इसके अलावा अगर बात करें मम्मट, भामह और आनंद वर्धन की तो इन्होंने गुणों की संख्या 3 मानी है, माधुर्य, ओज और प्रसाद। और ये सर्वमान्य भी है कि 3 गुण होते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। प्रश्न संख्या 26 को देखते हैं, लिखन बैठी जाकी सभी गही गही गर्भ गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे क्रूर। इस दोहे में सभी शब्द का क्या अर्थ है? यहाँ पर ये जो सभी दिया गया है, चित्र, नायिका के समान, काल्पनिक चित्र, आदर्श चित्र या मनोअनुकूल चित्र? राइट आंसर हो जाएगा नायिका के समान। चित्र नायिका के समान इसका अर्थ होगा, अर्थात जो चित्रकार चित्र बना रहा है वह चित्र अपूर्व सुंदरी नायिका के समान होना चाहिए और चित्र ऐसा होना चाहिए जिसके पीछे संसार चतुर यानी कि चालाक, चितेरे यानी कि प्रेमी और क्रूर यानी कि निर्दय सभी प्रकार के व्यक्तियों को मोहित करे। ठीक है, सभी शब्द जो है यह अरबी शब्द है। अरबी का सबीह शब्द जो है इससे बना हुआ है। अरबी का एक शब्द है सबीह, इससे बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है यथार्थ चित्र या ऐसा चित्र जो नायिका जैसा हूबहू हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न मुझे लग रहा है ये आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 27, सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? अधिक पदत्व, अप्रतितत्व, दुष्क्रमत्व या क्लिष्टत्व? यह पूछा जा चुका है परीक्षा में, महत्वपूर्ण है। इसमें कौन सा, इन पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष है? राइट आंसर है इसका अधिक पदत्व दोष है। जहाँ काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया जाए वहां पर अधिक पदत्व दोष हो जाता है। ऐसे शब्दों को हटा देने से काव्य का सौंदर्य बढ़ता है, घटता नहीं है। यहाँ पर जो यह सबसे सुंदर लिखा गया है, यहाँ पर सुंदरतम तो खुद ही एक सबसे ज्यादा सुंदर शब्द के लिए सबसे ज्यादा सुंदर के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये जो सबसे शब्द है यह अनावश्यक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28 है, अर्थ वैमल्यम प्रसाद, अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है, उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य की है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह।
आनंदवर्धन की, रुद्रट की, वामन की या दंडी की? अर्थ वैमल्यम प्रसाद, अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है। राइट आंसर हो जाएगा इसका वामन। वामन द्वारा दी गई यह परिभाषा है। इन्होंने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति में गुणों की चर्चा करते हुए इन्होंने यह सूत्र दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29 है, रामविलास शर्मा किस विचारधारा के लेखक हैं? परंपरावादी, शास्त्रीय विचारधारा, जनवादी विचारधारा के या सांस्कृतिक मूल्यवादी विचारधारा के? क्लास को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनवादी विचारधारा। प्रश्न संख्या 30 को देखते हैं, अधोलिखित में से एक उपन्यास नासिरा शर्मा द्वारा लिखा गया है। मछली मरी हुई, वह अपना चेहरा, सात नदियां, एक समुद्र या टेराकोटा? इनमें से कौन सा उपन्यास नासिरा शर्मा द्वारा लिखा गया है? राइट आंसर हो जाएगा सात नदियां एक समुद्र। यह नासिरा शर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इनमें एक है ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे भी पूछा जा चुका है, और एक जीरो रोड करके इनका उपन्यास है, यह भी पूछा जा चुका है। इसके अलावा यह जो ऑप्शन बी है वह अपना चेहरा, यह गोविंद मिश्र का उपन्यास है, और मछली मरी हुई जो है यह राजकमल चौधरी का उपन्यास है, और यह जो टेराकोटा उपन्यास है यह लक्ष्मीकांत वर्मा का उपन्यास है। सभी को याद रखिएगा, सभी पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। प्रश्न संख्या 31 को देखिए, अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, अभिमन्यु अनंत, डॉक्टर धर्मवीर भारती या कन्हैयालाल नंदन? अप्रवासी की यात्राएं यह किसकी कृति है, किसकी रचना है? राइट आंसर है डॉक्टर नगेंद्र। यह डॉक्टर नगेंद्र की रचना है जो कि 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न संख्या 32 देखिए, निम्नलिखित में से विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित यात्रा वृत्त कौन सा है? घाट घाट का पानी, ज्योतिपुंज हिमालय, दरख्तों के पार शाम या सागर के आर पार? इनमें से कौन सा विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्त है? क्लास खत्म होने पर आप अपने कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके 125 में से कितने प्रश्न सही हुए। सही उत्तर है इसका ज्योतिपुंज हिमालय। यह जो है विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत है। इसके अलावा अगर बात करें तो इनके अन्य यात्रा वृत्त जो है वह है हस्ते निर्झर, दहकती भट्टी 1966 ईस्वी में। इसके अलावा और है हम सफर मिलते रहे, यह भी विष्णु प्रभाकर जी का बहुत ही प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत रहा है। प्रश्न संख्या 33 को देखिए, याद हो कि न याद हो, संस्मरण कृति के लेखक कौन है? राजेंद्र यादव, अजीत कुमार, काशीनाथ सिंह या विष्णुकांत शास्त्री? याद हो कि न याद हो, यह संस्मरण है और यह किसकी रचना है? यह है काशीनाथ सिंह की रचना, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक और इनका पूछा जाता है संस्मरण, आछे दिन पाछे गए, यह भी पूछा जाता है, इन्हीं का है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 34 है, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है? मोहन राकेश का, मुद्रा राक्षस का, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का या जयशंकर प्रसाद का? नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा कहा गया यह कथन है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 को देखिए, भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामविलास शर्मा या श्याम सुंदर शर्मा? यहाँ पर श्याम सुंदर दास होना चाहिए था। ठीक है, भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा इसका रामविलास शर्मा। यह रामविलास शर्मा का ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 36, भक्ति किसका नाम है? श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, या इंद्रियों से परे प्रेम भक्ति है, आसक्ति रहित प्रेम भक्ति है, या मन का उन्मुखीकरण भक्ति है? भक्ति किसका नाम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, और यह कथन है किसी विद्वान का। किसका है? यह रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। प्रश्न संख्या 37 है, नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में, महानगरीय संत्रास के चित्रण में, व्यक्ति के अकेलेपन के चित्रण में, या राजनीतिक मोह भंग के चित्रण में?
नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? राइट आंसर है बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में। प्रश्न संख्या 38 को देखते हैं। कौन सी कहानी इनमें से घटना प्रधान है? आत्माराम, आत्मसंगीत, पंच परमेश्वर या जादू? इनमें से कौन सी कहानी घटना प्रधान कहानी है? राइट आंसर है पंच परमेश्वर, जो कि प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई कहानी है और इस कहानी के प्रमुख पात्रों में जुम्मन शेख और अलगू चौधरी महत्वपूर्ण हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 39। महिला रचनाकारों के निम्नांकित कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या होगा? कहानियां हैं जोड़ बाकी, एक स्त्री का विदा गीत, यही सच है और बोलने वाली औरत। इन कहानी संग्रहों के प्रकाशन वर्ष को हमें देखना होगा और क्रम से लगाना है। थोड़ा सा कठिन प्रश्न कह सकते हैं इसको, लेकिन हम समय को देख लेते हैं। बात करें यही सच है, जो कि मन्नू भंडारी की कहानी संग्रह है। मन्नू भंडारी का 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उसके अलावा अगर बात करें जोड़ बाकी, तो यह शशि प्रभा शास्त्री द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह है, जो कि 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और एक स्त्री का विदा गीत मृणाल पांडे का है, जो कि 1983 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और सभी नई रचनाएं हैं, इसलिए याद रखिएगा। और बोलने वाली औरत ममता कालिया का है, जो कि सन 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा यही सच है, जोड़ बाकी, और एक स्त्री का विदा गीत और बोलने वाली औरत, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 40 है। एक छोटा सा मजाक नामक कहानी किसके द्वारा लिखित है? फहीम आजमी, मनु भंडारी, अंतोन चेखो या अमृता प्रीतम? एक छोटा सा मजाक नामक कहानी किसके द्वारा लिखित है? यह कहानी है अंतोन चेखो की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह एक रूसी साहित्यकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 है। वारेन हेस्टिंग का साड़ कहानी की रचना किसने की थी? शिवमूर्ति ने, संजीव ने, उदय प्रकाश ने या सृंजय ने? यह पूछा जाता है प्रश्न, ये तो इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। वारेन हेस्टिंग का साड़ कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर हो जाएगा इसका उदय प्रकाश। यह उदय प्रकाश की कहानी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 42 है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की 3 कहानियां उन्होंने लिखी थी और वे इनमें से कौन सी हैं? शतरंज के खिलाड़ी, बुद्धू का कांटा, बड़े हर की बेटी, नमक का दरोगा, बूढ़े का की कफन, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा उसने कहा था, और उसने कहा था प्रतिध्वनि और सुखमय जीवन। आसान सा प्रश्न है, यह बहुत ही आसान है। आशा है सबका सही होगा यह प्रश्न। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। ये तीनों कहानियां चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की हैं और इसमें से उसने कहा था तो हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है। प्रश्न संख्या 43 देखिए। तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने कौन सा सामान न लादने की कसम नहीं खाई थी? कंपनी की औरत, दुल्हन की डोली, चोर बाजारी का सामान और बांस। आपको नहीं खाई थी जो कसम वह बतानी है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, दुल्हन की डोली। ये कसम जो है नई गाड़ीवान ने नहीं खाई थी। कंपनी की औरत नहीं, और चोरी का सामान और बांस, ये तीनों जो है यह कस्में इसने गाड़ीवान ने खाई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 44 है। शेखर जोशी को उनकी किस रचना के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नौरंगी बीमार है, पेड़ की याद, हलवाहा या किस्सागो? शेखर जोशी को उनकी किस रचना के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा इसका पेड़ की याद। पेड़ की याद रचना के लिए इन्हें महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। धरती धन्ना अपना उपन्यास के लेखक कौन है? अमरकांत, जगदीश चंद्र, मार्कंडे या विवेकी राय?
राइट आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र। धरती धन्ना अपना जगदीश चंद्र का उपन्यास है और यह एक प्रगतिवादी उपन्यासकार है। इनके उपन्यासों में जो पूछा जाता है वह है आधा पुल और कभी न छोड़े खेत, घास गोदाम। एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास हुआ था इनका नरक कुंड में वास, जो कि पूछा जाता है, और एक लाट की वापसी, यह भी पूछा जाता है। इन्हें याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 46 है, जिंदगी और गुलाब के फूल किसका कहानी संकलन है? उषा प्रियंवदा, मृणाल पांडे, चित्रा मुदगल या मृदुला गर्ग? जिंदगी और गुलाब के फूल जो है यह किसका कहानी संकलन है? यह है उषा प्रियंवदा का कहानी संकलन, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 को देखिए, क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपयुक्त संवाद किस कहानी से संबद्ध है? दुलाई वाली, आकाशदीप, लाल पान की बेगम या परिंदे? क्या स्त्री होना कोई पाप है? सही उत्तर है आकाशदीप। यह आकाशदीप कहानी से है, जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप कहानी से। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 48 को देखते हैं, संभवामी युगे युगे नाटक के रचयिता कौन है? जे हरिजीत, मनमोहन ठाकुर, विष्णु प्रभाकर या परिणीता? संभवामी युगे युगे यह किसका नाटक है? राइट आंसर हो जाएगा जे हरिजीत, यानी कि ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 49 को देखिए, काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित है? मानस का हंस, चित्रलेखा, खंजन नयन या नाच्यो बहुत गोपाल? काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा मानस का हंस, जो कि अमृतलाल नागर जी द्वारा रचित उपन्यास है। वहीं अगर बात करें भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया चित्रलेखा की, तो इसमें पाप पुण्य का वर्णन किया गया है। और खंजन नयन की बात करें तो यह भी अमृतलाल नागर जी द्वारा लिखा गया है और यह सूरदास के जीवन और व्यक्तित्व पर आधारित है। और नाचियो बहुत गोपाल यह भी अमृतलाल नागर का ही उपन्यास है, जिसमें मेहतर कही जाने वाली एक अछूत जाति की सामाजिक व अंतरंग जीवन की करुणामयी झांकी प्रस्तुत की गई है। यह नाचियो बहुत गोपाल उपन्यास में। प्रश्न संख्या 50 को देखते हैं, चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। यह परीक्षा गुरु के बाद की कृति है, परीक्षा गुरु उपन्यास के। इसमें असाधारण कल्पना शक्ति निहित है। इसका प्रकाशन 1894 ईस्वी में हुआ, या इस उपन्यास में रहस्य को सुरक्षित रखने वाला कथा संगठन विद्यमान है। आपको इसमें से असत्य कथन का चुनाव करना है। सही उत्तर हो जाएगा, इसका प्रकाशन 1894 ईस्वी में हुआ। यह असत्य है क्योंकि इसका प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यह देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 51 है, अगर प्रेम खुखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। थोड़ा सा बड़ा कथन है लेकिन हम इसको जरूर करेंगे। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ। यह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। यह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ये पंक्तियां गोदान उपन्यास के किस पात्र द्वारा कही गई हैं? गोविंदी, सोना, सीलिया या मालती? यह पंक्तियां मालती द्वारा कही गई हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 देखते हैं, प्रेमचंद युग को युग कहने का आधार कौन सा है? कहानी, नाटक, लघु कथा या उपन्यास? राइट आंसर इसका हो जाएगा उपन्यास। प्रेमचंद युग को युग कहने का आधार जो है उपन्यास है, क्योंकि जब हम उपन्यासों के विकास क्रम को देखते हैं तो उसमें जब हम वर्गीकरण पढ़ते हैं तो पहला जो समय आता है वह पूर्व प्रेमचंद युग कहलाता है। उसके बाद प्रेमचंद युग आता है और उसके बाद 1936 से प्रेमचंदोत्तर युग का वर्गीकरण किया जाता है। लेकिन जब हम कहानी को पढ़ते हैं तो उसमें हम प्रारंभिक काल की कहानी नाम से एक समय काल को पढ़ते हैं, फिर द्विवेदी युग की कहानियां पढ़ते हैं, उसके बाद प्रेमचंद युग की कहानियां, प्रेमचंदोत्तर युग की कहानियां, उसके बाद हम नई कहानी को पढ़ने लगते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी ही होगा। प्रश्न संख्या 53 को देखते हैं, वत्सराज किस विधा की रचना है? कहानी, निबंध, नाटक या उपन्यास?
वत्सराज किस विधा की रचना है, आपको बताना है। प्रश्न संख्या 53। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, वत्सराज नाटक विधा की रचना है, जो कि लक्ष्मी नारायण मिश्र जी द्वारा लिखा गया नाटक है और यह 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 54 है। एक जमाने में नाटकों के असंभव समझे जाने वाले दृश्यों को भी आज की वैज्ञानिक तकनीकी से मंचों पर प्रस्तुत करना सुगम हो चुका है, फिर भी प्रसाद के नाटकों, विशेषतः उनके स्कंदगुप्त नाटक को मंचाभिनय अभी भी लोकप्रिय नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि दृश्य बहुत जल्दी जल्दी बदलने पड़ते हैं, पात्रों की उम्र अचानक ही बढ़ गई होती है, या नाटक देखने वाली जनता प्रसाद के नाटकीय संवादों की भाषा के स्तर तक नहीं पहुंच पाई, या अभिनेताओं अभिनेत्रियों की पोशाकें इतने पुराने जमाने की हैं कि उनके अनुरूप साज पोशाक जुटा पाना संभव नहीं हो पाता। कथन यह कहता है कि आज की वैज्ञानिक तकनीकी में नाटकों का मंचन करना बहुत ही आसान हो गया है, लेकिन जयशंकर प्रसाद के नाटक, जो कि विशेषतः स्कंदगुप्त का जो नाटक है उसको अभिनय करना बहुत ही मुश्किल है। उसके क्या कारण है, आपको बताना है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नाटक देखने जाने वाली जनता प्रसाद के नाटकीय संवादों की भाषा के स्तर तक नहीं पहुंच पाई है। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 55 है। इनमें से नाग बोरस द्वारा लिखित नाटक कौन सा है? खूबसूरत बहू, योर्स फेथफुली, यम गाथा या अमृत पुत्र? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खूबसूरत बहू नाग बोरस द्वारा लिखा गया नाटक है। और इनके अन्य नाटकों में एक नाटक है वसीयत, दूसरा है दलित, और तोता झूठ नहीं बोलता इनका एक नाटक है, और पढ़ो फारसी बेचो तेल इस नाम से भी इन्होंने एक नाटक लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 56 है। रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार कौन है? सुरेंद्र वर्मा, मोहन राकेश, भीष्म साहनी या विनोद रस्तोगी? रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार कौन है? राइट आंसर है भीष्म साहनी। भीष्म साहनी की और भी नाटक प्रसिद्ध हैं, जिनमें हानूस आता है, कबीरा खड़ा बाजार में आता है, माधवी नाटक है, मुआवजे नाटक है, और रंग दे बसंती तो है ही, जो कि 1998 ईस्वी में यह नाटक प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा आलमगीर एक इनका नाट्य कृति है इनकी। प्रश्न संख्या 57 को देखते हैं। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, समझे। प्रस्तुत संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? वररुचि का, चाणक्य का, चंद्रगुप्त का या राक्षस का? यह बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका कथन है कि भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ, समझे। और यह चाणक्य का कथन है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 58 को देखते हैं। इनमें से भारतेंदु का नाटक कौन सा नहीं है? भारत दुर्दशा, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली या राजेश्री? इनमें से भारतेंदु का नाटक कौन सा नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा राजेश्री। या भारतेंदु जी का नाटक नहीं है, किसका है यह है जयशंकर प्रसाद जी का नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 59 है। प्रसाद के नाटकों और उनके पात्रों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? चाणक्य लक्ष्य सिद्धि के लिए साधन की पवित्रता को आवश्यक मानता है, ध्रुव स्वामिनी नारी अधिकार की आवाज बुलंद करती है, काव्यात्मकता प्रसाद के नाटकों की बहुत बड़ी विशेषता है, स्कंदगुप्त मातृभूमि के उद्धार के लिए अकेला युद्ध करने को तैयार है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चाणक्य लक्ष्य सिद्धि के लिए साधन की पवित्रता को आवश्यक मानता है। यह कथन असत्य हो जाएगा, सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 60 है। कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? उपेंद्र नाथ अस्क, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश या जगदीश चंद्र माथुर? राइट आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। कोणार्क नाटक जगदीश चंद्र माथुर का है। इसके अलावा लक्ष्मी का स्वागत, छठा बेटा, जय पराजय, अंजो दीदी, ये सभी उपेंद्र नाथ अस्क के नाटक हैं। और युगे युगे क्रांति, डॉक्टर, ये विष्णु प्रभाकर जी के नाटक हैं। और आषाढ़ का दिन बहुत ही प्रसिद्ध है, मोहन राकेश का नाटक।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 61 है, 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? उपन्यास, नाटक, आत्मकथा या काव्य संग्रह? 8वां सर्ग की विधा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा इसका नाटक। यह नाटक विधा की रचना है जो कि सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया नाटक है। 8वां सर्ग जो है कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य के 8वें सर्ग पर आधारित है। प्रश्न संख्या 62 को देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? रामदास की हत्या, रघुवीर सहाय, कुआनो नदी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सतपुड़ा के जंगल, भवानी प्रसाद मिश्र या संसद से सड़क तक, नागार्जुन। इनमें से कौन सी रचना और उसके रचनाकार सुमेलित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, संसद से सड़क तक। यह सुदामा पांडे धूमिल की रचना है, न कि नागार्जुन की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 63 है, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत। यह किस कवि की पंक्तियां हैं? धर्मवीर भारती, कुंवर नारायण, नरेश मेहता या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत। राइट आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। यह पंक्तियां धर्मवीर भारती की हैं। प्रश्न संख्या 64 को देखते हैं, आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे, अज्ञेय या भारत भूषण अग्रवाल? आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है? यह अज्ञेय की रचना है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 को देखिए, कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या चौथा सप्तक? कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि हैं? राइट आंसर है इसका तीसरा सप्तक। कुंवर नारायण तीसरे सप्तक के कवि हैं। इसका प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 66 है, कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि कौन है? त्रिलोचन, भारत भूषण अग्रवाल, अज्ञेय या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? कुआनो नदी किसका कविता संग्रह है? राइट आंसर हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुआनो नदी, खूंटियों पर टंगे लोग, जंगल का दर्द, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, काठ की घंटियां, बांस का पुल, ये सभी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखी गई काव्य कृतियां हैं और इनके नाम तो हमेशा ही विद्यार्थियों को याद रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 67 है, ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? ठंडा लोहा किसकी रचना है? राइट आंसर हो जाएगा इसका धर्मवीर भारती, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठंडा लोहा 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और यह जो धर्मवीर भारती हैं यह दूसरे सप्तक के कवि हैं। प्रश्न संख्या 68 को देखिए, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? रमेश कुंतल मेघ, विजय देव नारायण शाही, गजानन माधव मुक्तिबोध या मनोहर श्याम जोशी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? राइट आंसर है इसका गजानन माधव मुक्तिबोध, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 69 है, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है? फटा सुथन्ना पहने जिनका गुण हर चरना गाता है। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? रघुवीर सहाय, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह या दिनकर? आपको बताना है यह पंक्तियां किसकी हैं और यह पूछी जा चुकी हैं। सही उत्तर है रघुवीर सहाय। यह पंक्तियां रघुवीर सहाय की कविता अधिनायक से ली गई हैं। प्रश्न संख्या 70 है, कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं, वर्तमान समाज में चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। ये पंक्तियां इनमें से किस कवि की हैं? और यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है आज का। नागार्जुन, मुक्तिबोध, त्रिलोचन शास्त्री या सुदामा पांडे धूमिल? यह पंक्तियां किसकी हैं? कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं, वर्तमान समाज में चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पंक्तियां मुक्तिबोध की हैं और मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में कविता से है। ठीक है। एक अन्य पंक्ति इनके द्वारा लिखी गई पूछी जाती है कि अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सभी। यह भी मुक्तिबोध की पंक्ति है जो परीक्षाओं में पूछी जाती है। प्रश्न संख्या 71 को देखते हैं। धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया में किसका वर्णन है? राधा के नवीन रूप का, सीता के दुख का, मीरा का या रसिक प्रिया का? राइट आंसर हो जाएगा राधा के नवीन रूप का। प्रश्न संख्या 72 को देखते हैं। एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं का संग्रह का सही नाम क्या है? पहला तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक या तार सप्तक? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, तार सप्तक। प्रश्न संख्या 73 देखिए। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा है में कौन सी कविता इनमें से संकलित नहीं है? जन्मदिन की धूप में, एक स्वप्न कथा, भूल गलती या ब्रह्म राक्षस? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जन्मदिन की धूप में। यह चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित नहीं है। बाकी ये तीनों कविताएं, एक स्वप्न कथा, भूल गलती और ब्रह्म राक्षस, यह तीनों कविताएं चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित है। प्रश्न संख्या 74 देखते हैं। जमीन पक रही है किसका कविता संग्रह है? नागार्जुन, नरेश मेहता, केदारनाथ अग्रवाल या केदारनाथ सिंह? जमीन पक रही है किसका कविता संग्रह है? जिस तरह लक्ष्मी नारायण मिश्र और लक्ष्मी नारायण लाल को एक जगह पर दिया जाता है परीक्षाओं में, उसी तरह केदारनाथ अग्रवाल और केदारनाथ सिंह दोनों लोगों को ऑप्शन में दिया जाता है साथ में। तो इन दोनों लोगों की रचनाओं को अलग अलग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। राइट आंसर है केदारनाथ सिंह। जमीन पक रही है केदारनाथ सिंह की रचना है, कविता संग्रह है केदारनाथ सिंह का। प्रश्न संख्या 75 को देखिए। रूप तरंग किसका काव्य संग्रह है? रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, सुमित्रा नंदन पंत या गिरजा कुमार माथुर? रूप तरंग किसका काव्य संग्रह है? से उत्तर है रामविलास शर्मा। यह रामविलास शर्मा का काव्य संग्रह है। प्रश्न संख्या 76 है। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? अज्ञे, भवानी प्रसाद मिश्र, नेमीचंद जैन या मुक्तिबोध? राइट आंसर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। यह तार सप्तक के कवि नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77। निम्नलिखित युग्मों में से एक सुमेलित नहीं है? गीत फरोश, भवानी प्रसाद मिश्र, चांद का मुंह टेढ़ा है, मुक्तिबोध, धूप की धान, गिरजा कुमार माथुर, टूटने का सुख, अज्ञे। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है आपको बताना है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा टूटने का सुख, यानी कि ऑप्शन डी, या अज्ञे की रचना नहीं है। किसकी रचना है? यह भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। प्रश्न संख्या 78 देखती हैं। माझी के पुल से कितनी दूर माझी का पुल? कौन बड़ा है? वह जो नदी पर खड़ा है माझी का पुल, या जो टंगा है लोगों के अंदर? इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल, कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह या धर्मवीर भारती? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह पंक्तियां हैं केदारनाथ सिंह की, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79 है। रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र या उर्वशी? रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? राइट आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र रचना को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 80। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा में मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया? उर्वशी, रेणुका, कुरुक्षेत्र और हुंकार?
रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा उर्वशी रचना पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जो कि 1972 ईस्वी में दिया गया था। प्रश्न संख्या 81 है, प्रमुख 3 प्रगतिवादी कवियों के नाम बताइए इनमें से। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। इनमें से प्रमुख 3 प्रगतिवादी कवि कौन कहलाते हैं? राइट आंसर है इसका रामविलास शर्मा, नागार्जुन और त्रिलोचन, यानी कि ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 82 को देखते हैं, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेवी वर्मा की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? रश्मि, दीपशिखा, निहार और सांध्य गीत ये रचनाएं हैं और इन्हें हमें क्रम से लगाना है। सबसे पहले अगर समय की बात करें तो यह जो रश्मि है यह 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उसके अलावा अगर दीपशिखा की बात करें तो यह 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और निहार की बात करें तो निहार का समय कब है? 1930। और सांध्य गीत की बात करें तो यह 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो इस तरह से इसका क्रम हो जाएगा निहार, रश्मि, सांध्य गीत और दीपशिखा, यानी कि ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 83 को देखिए, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा था? पंत जी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, शुक्ल जी ने या जयशंकर प्रसाद ने? छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा था। वहीं अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो छायावाद के संदर्भ में शुक्ल जी का कथन है कि छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां इसका संबंध काव्य वस्तु से, अर्थात जहां कवि उस अनंत या अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में समझना चाहिए। कथन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें एक गीता की तरह रट जाइएगा, आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यह। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद ने छायावाद के संबंध में कहा है कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्ति होने लगती है तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ठीक है, प्रश्न संख्या 84 की तरफ देखते हैं। एक कथन है, इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता है, उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार वह एक स्त्री को पालता है तथा पालित पशु पक्षियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। बहुत ही अच्छा कथन है और आपको बताना है किसका है, महादेवी वर्मा का, प्रभा केतान का, अनामिका का या मैत्रेयी पुष्पा का? राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा का। यह कथन महादेवी वर्मा का है। प्रश्न संख्या 85 को देखिए, किस कवि के समग्र काव्य में छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताएं एक साथ मिलती हैं? पंत प्रसाद निराला या शिवमंगल सिंह सुमन? किस कवि के समग्र काव्य में छायावाद भी है, रहस्यवाद भी है, प्रगतिवाद भी है और प्रयोगवाद भी है? यह हो जाएंगे निराला जी, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86 को देखिए, छायावाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? छायावादी कवियों ने प्रधान रूप से प्रणय की अनुभूतियों को व्यक्त किया है। छायावादी भावबोध, स्वानुभूति और सौंदर्य प्रधान कल्पना द्वारा निर्मित हुआ। छायावादी कवि निराला की अनुभूति शैव दर्शन में परिणत होती चली जाती है। छायावादी कविता द्विवेदी युगीन, नीरस, उपदेशात्मक और स्थूल आदर्शवादी काव्यधारा के विरुद्ध विद्रोह रूप में प्रवाहित हुई। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य कथन चुनना है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, छायावादी कवियों ने प्रधान रूप से प्रणय की अनुभूतियों को व्यक्त किया है, यह असत्य कथन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 87 है, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा, उक्त पंक्ति किस कृति से ली गई है? मधुशाला, मधुबाला, पलाशवन या मधुकलश? हरिवंश राय बच्चन की यह रचनाएं हैं और आपको बताना है कि यह पंक्तियां इनमें से किस रचना से ली गई हैं।
राइट आंसर है मधु कलश, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 88 है, ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। उपर्युक्त पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? थोड़ा सा प्रश्न कठिन हो सकता है, लेकिन जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए यह प्रश्न आसान होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, यह पंक्तियां रहस्य सर्ग से हैं। ठीक है, कामायनी में 15 सर्ग हैं, उनमें से एक सर्ग रहस्य नाम से है और यह उस सर्ग की पंक्तियां हैं, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89 है, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। इन पंक्तियों में व्यक्त की गई है अंधरूढ़ी की प्रतिक्रिया, पूंजीपतियों के प्रति घृणा, भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति या शोषक वर्ग की मनोवृत्ति। प्रश्न संख्या 89 बताना है आपको, क्या सही उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति, और यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कविता है भिक्षुक, इससे यह पंक्तियां ली गई हैं। प्रश्न संख्या 90 देखिए, एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नग तल झुक, अकेला यह जीवन निरुपाय, आज तक घूम रहा विश्रब्द। कामायनी से उद्धृत इन पंक्तियों के लिए कौन सा कथन सही है? चिंता सर्ग की पंक्ति है, मनु का आत्मकथन है। श्रद्धा सर्ग की पंक्ति है, मनु का आत्म परिचय है। लज्जा सर्ग की पंक्ति है, श्रद्धा का कथन है, या श्रद्धा सर्ग की पंक्ति है, मनु को श्रद्धा का प्रत्युत्तर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रद्धा सर्ग की पंक्ति है, मनु को श्रद्धा का प्रति उत्तर है। प्रश्न संख्या 91 है, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति निम्नलिखित में से किस कवि द्वारा रचित है? गया प्रसाद शुक्ल सनेही की पंक्ति है, या मैथिली शरण गुप्त की है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की है, या पंडित राम नरेश त्रिपाठी की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गया प्रसाद शुक्ल सनेही द्वारा लिखी गई यह पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 92, निम्न कृतियों में से कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है? प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी या प्रेम पुष्पावली। इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नहीं है? राइट आंसर है प्रेम पुष्पावली, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, प्रताप नारायण मिश्र की काव्य कृति है यह। प्रश्न संख्या 93 है, राजा जयसिंह के दरबारी कवि कौन थे? भूषण, बिहारी, सेनापति, मतीराम या सेनापति। राजा जयसिंह के दरबारी कवि इनमें से कौन से थे? राइट आंसर हो जाएगा बिहारी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 94, किंसुक पुंज से फूल रहे सुलगी और दौ जो वियोग तिहारे, मातो फिरे न घिरे अबलानी पे जान मनोज यूं डारत मारे, हवे अभिलाषानी पात निपात कढ़े ही सूल उसासिन डारे, है पतझार बसंत दोह घनानंद एक ही बार हमारे। इन पंक्तियों में भावाभिव्यंजना के कौन कौन रूप व्यक्त हुए हैं? और यहाँ पर कोड भी दिया गया है, उनसे आपको बताना है। उक्ति वैचित्र, उक्ति चमत्कार, उक्ति विपर्य, उक्ति सदृश्यता। इनमें से एक से अधिक भी हो सकता है, आपको सही का चुनाव करना है। यह पंक्तियां घनानंद की हैं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, ए, बी और सी, यानी कि उक्ति वैचित्र है, उक्ति चमत्कार है और उक्ति विपर्य है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 95 है, प्रेम की पी रही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। आलोचक रामचंद्र शुक्ल का यह कथन रीतिकाल के किस कवि के संदर्भ में है? घनानंद, मतीराम, केशवदास या रसनिधि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह किसके लिए कहा है कि प्रेम की पी रही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा घनानंद के लिए। प्रश्न संख्या 96 देखते हैं, लिखन बैठी झाकी सभी गही गरब गरूर, भय न कहते जगत के चतुर चितेरे कूर। उपयुक्त दोहे के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित में से किस कारण से चित्रकार नायिका की छवि
को चित्रित करने में सफल नहीं हो पाते। चित्रकार की आंखें चौधिया जाती थी। चित्र बनाकर जब मिलाया तब तक रूप नए स्वरूप में बदल गया। घमंडी होने के कारण चित्रकार सही रूप से रूप को देख नहीं पाते, या चित्रकार बैठकर चित्र बनाते थे जिसके कारण पूरे रूप का अंकन नहीं कर पाते थे। इन पंक्तियों के आधार पर आपको बताना है कि क्यों नहीं बना पाते थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्र बनाकर जब मिलाया तब तक नए स्वरूप में बदल गया। तब तक रूप जो है वह नए स्वरूप में बदल गया। प्रश्न संख्या 97 है, जगत विनोद की रचना किस कवि ने की है? चिंतामणि ने, तोस ने, पद्माकर ने या रसलीन ने? यानी कि जगत विनोद किसकी रचना है? राइट आंसर हो जाएगा पद्माकर। जगत विनोद पद्माकर की रचना है, जो कि एक रीतिकालीन कवि हैं। प्रश्न संख्या 98 है, हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? रसिक प्रिया केशवदास की, हित तरंगिनी कृपाराम की, रस पीयूष निधि सोमनाथ की या रस रत्नाकर सूरत मिश्र की? हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, रसिक प्रिया, जो कि केशवदास की रचना है और समय इसका माना जाता है 1500 माफ कीजिएगा 1591 ईस्वी, और यहाँ से जो है रसरीति परंपरा का प्रस्थान माना जाता है। प्रश्न संख्या 99 है, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? घनानंद, आलम, बोधा या बिहारी? इनमें से कौन से कवि रीति मुक्त नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा बिहारी। बिहारी रीति मुक्त कवि नहीं है, यह रीति सिद्ध कवि कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 100 है, सीखी लीन्हो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीखी लीन्हो जस औ प्रताप को कहानु है। यह पंक्तियां किस कवि की हैं? ठाकुर की, घनानंद की, द्विजदेव की या मतीराम की? सीखी लीन्हो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीखी लीन्हो जस औ प्रताप को कहानु है। कहानु। राइट आंसर हो जाएगा इसका ठाकुर, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 101 है, सघन कुंज छाया सुगध शीतल मंद समीर किसकी काव्य पंक्ति है? पद्माकर की, बिहारी की, घनानंद की या रसखान की? सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, यह पंक्ति है बिहारी की, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहारी सच्चाई की यह पंक्ति है। प्रश्न संख्या 102 है, देवकृत देव चरित्र किसके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है? राम, कृष्ण, इंद्र या शिव? देव की रचना देव चरित्र है और यह किसके जीवन से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण के जीवन से संबंधित यह एक प्रबंध काव्य है। प्रश्न संख्या 103 को देखिए, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन किसका है? बिहारी की भाषा साहित्यिक होने पर भी चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 104 को देखते हैं, अली कली ही स्यों बधियों आगे कौन हवाल उक्ति में कवि बिहारी का कौन सा रूप प्रकट हुआ है? दार्शनिक रूप, प्रवचनकर्ता रूप, उद्बोधक रूप या नीतिकार रूप? अली कली ही सौ बधियों आगे कौन हवाल, इस पंक्ति में बिहारी का कौन सा रूप प्रकट हुआ है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, उद्बोधक रूप। प्रश्न संख्या 105 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सेनापति की है? रसराज, कवित्त रत्नाकर, राम रसायन या भाव विलास? निम्नलिखित में से कौन सी रचना सेनापति की है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, कवित्त रत्नाकर। कवित्त रत्नाकर में 5 तरंग है और 394 छंद में राम कथा का वर्णन भी देखने को मिलता है।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 106 है। निम्नलिखित में से कौन से कवि वीर रस की कविता के लिए जाने जाते हैं? बिहारी, केशव, मतीराम या भूषण? इनमें से कौन से कवि वीर रस की कविता के लिए जाने जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा भूषण, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि भी कहा है। प्रश्न संख्या 107 को देखिए, सूरदास कृष्ण भक्ति के किस संप्रदाय में दीक्षित थे? चैतन्य संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय या सखी संप्रदाय? सूरदास कृष्ण भक्ति के किस संप्रदाय में दीक्षित थे? राइट आंसर हो जाएगा वल्लभ संप्रदाय में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 108 है। सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत के पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? सूरसागर में, सूरसारावली में, साहित्य लहरी में या इनमें से कोई नहीं? सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत के पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साहित्य लहरी में। प्रश्न संख्या 109 को देखिए, प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? रसखान, नागरीदास, आलम या भारतेंदु हरिश्चंद्र? प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? सही उत्तर हो जाएगा इसका रसखान। यह रसखान की रचना है और इसमें राधा कृष्ण को मालिन माली मानकर प्रेमोद्योग का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 110 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? 10, 12, 5 या 7? राइट आंसर हो जाएगा 12। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 12 मानी है, जिनमें रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, रामलला नैचू और रामाज्ञा प्रश्नावली आती हैं। आप लोग कमेंट में ये बताइए कि तुलसीदास की कितनी रचनाओं में हमें 7 कांड देखने को मिलते हैं? रामचरितमानस की तरह 7 कांड देखने को मिलते हैं। प्रश्न संख्या 11 को देखिए, तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रजभाषा में है? जानकी मंगल, कवितावली, बरवे रामायण या रामलला नैचू? इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की ब्रजभाषा में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कवितावली। प्रश्न संख्या 112 है। केशव कही न जाए का कहिए, देखत तो रचना विचित्र, अति समुझी मन ही मन रहिए? के रचयिता कौन है? तुलसीदास, रहीम, केशवदास या भारतेंदु हरिश्चंद्र? इन पंक्तियों में अलंकार भी पूछा जाता है। केशव कही न जाए का कहिए में तो यहाँ पर अद्भुत अलंकार होगा और यह तुलसीदास की पंक्ति है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 113 देखिए, तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन कवितावली के किस कांड में किया है? उत्तरकांड, लंका कांड, सुंदर कांड या बाल कांड? तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन कवितावली के किस कांड में किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर कांड में किया है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में भी कलिकाल का वर्णन हुआ है। प्रश्न संख्या 114 है। रौजतुल हकायक के रचयिता कौन है? शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद या उस्मान? रौजतुल हकायक के रचनाकार कौन है? राइट आंसर हो जाएगा इसका नूर मोहम्मद, यानी कि ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 115 है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जायसी की नहीं है? मृगावती, पद्मावत, आखिरी कलाम या अखरावट? राइट आंसर हो जाएगा मृगावती। यह मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है, यह कुतुबन की रचना है। प्रश्न संख्या 116 है। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या होगा? और कवि हैं गुरु नानक, कबीर दास, दादू दयाल और मलुकदास। सबसे पहले कबीर दास आएंगे, जिनका जन्म 1398 में हुआ था।
उसके बाद आएंगे गुरु नानक, जिनका जन्म हुआ था 1669 ईस्वी में। उसके बाद हम दादू दयाल को देखते हैं, जिनका जन्म हुआ था 1544 ईस्वी में। और उसके बाद आएंगे मलूक दास, जिनका जन्म हुआ था 1574 ईस्वी में। और इस तरह सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 117 है, दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदाभेदवादी विचारधारा से संबंधित संत कौन है? गुरु नानक, मलूक दास, कबीर दास या दादू दयाल? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, गुरु नानक। यह भेदाभेदवादी विचारधारा से संबंधित थे। प्रश्न संख्या 118 को देखते हैं, कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति इनमें से कौन सी नहीं है? संबोधन परकता, खंडनात्मकता, बहुश्रुतता या शास्त्रानुमोदन? और इसका सही उत्तर हो जाएगा शास्त्रानुमोदन, या शास्त्र का अनुमोदन नहीं करते थे। प्रश्न संख्या 19 है, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो प्राकृत में लिखी गई, पैसाची अपभ्रंश में लिखी गई, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई या तत्कालीन लोक भाषाएं हिंदी में लिखी गई। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो तत्कालीन लोक भाषाएं हिंदी में लिखी गई थी। प्रश्न संख्या 120 है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? शुक्ल जी, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या जी, गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी या डॉक्टर बुलर जी? राइट आंसर हो जाएगा मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। यह सर्वथा अप्रामाणिक नहीं, सर्वथा प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 121 है, डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियां, कृष्ण भक्त या रागानुगा भक्ति के साधकों के पद, राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामविलास शर्मा का या राहुल सांकृत्यायन का? कथन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यह किसका कथन है। और यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 22 देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम काल का नामकरण वीर गाथा काल दिया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको क्या कहा? आदिकाल, सिद्धकाल, चारण काल या अपभ्रंश काल? राइट आंसर हो जाएगा आदिकाल। आदिकाल को आदिकाल जो है आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था, वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा था। सिद्ध सामंत काल कहा था राहुल सांकृत्यायन ने, और चारण काल कहा था ग्रियर्सन ने। अपभ्रंश काल की बात करें अगर तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने भी अपभ्रंश काल कहते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी भी अपभ्रंश काल कहते हैं आदिकाल को। इसके अलावा श्याम सुंदर दास ने भी आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 123 है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन, गार्सा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर या सुखदेव बिहारी मिश्र? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 124 देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास के निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है? अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चली चलती दिखाई पड़ती है। इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है। यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है। यह हिंदी को है, था, किया, दिया ऐसे 2 एक क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना पड़ा है। इनमें से किस विशेषता का उल्लेख प्रिय प्रवास के संबंध में शुक्ल जी ने नहीं किया है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है, यह शुक्ल जी ने नहीं कहा था।
प्रश्न संख्या 125 है और यह इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, क्योंकि आपको जब भी कोई प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आपको अपना मूल्यांकन स्वयं करते जाना है, कोई और नहीं करने वाला है। और जब तक आप अपना मूल्यांकन नहीं करेंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं, तब तक आपकी तैयारी अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी। प्रश्न संख्या 125 है, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 13, 21, 15 या 16। कामायनी से संबंधित प्रश्न हर परीक्षाओं में लगभग पूछे ही जाते हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है और इसमें कुल 15 सर्ग हैं, जिनमें चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। इस तरह से आप याद कर सकते हैं कुल 15 सर्गों के क्रम को। ठीक है, तो इस क्लास में बस इतना ही देखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई मन से कीजिए, अच्छी तरह से मेहनत से कीजिए और एक साथ मैं ये भी कहना चाहती थी कि एक साथ कई परीक्षाओं की तैयारी कीजिए, जैसे कि केवीएस का भी आने वाली है वैकेंसी और नवोदय विद्यालय जिसे एनवीएस कहते हैं, उसकी भी वैकेंसी सुनने में आ रहा है कि आने वाली है। तो उन परीक्षाओं को भी साथ में लेते चलिए, जिनमें टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस लगभग एक जैसा ही रहता है। हमें हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र, व्याकरण इत्यादि सभी परीक्षाओं में पढ़ने रहते हैं। तो इन सभी को आप साथ में लेकर चलिए और इन सबों को भी साथ साथ पढ़ा कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।